पहले तो सॉरी यार, बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया है वीडियो देने में, पर क्या करूं, वक्त तो लगता है ना कहानी लिखने में ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मन। जब मन नहीं होता है और दिल नहीं लगता है तो कुछ नहीं हो पाता है। बहुत कोशिश करती हूं कि रोज एक तो वीडियो दे दूं, पर हो ही नहीं पाता है, सॉरी यार। और हाँ, मैंने कहानी का नाम चेंज कर दिया है। अधिवंश जी वहां से चले जाते हैं। अधिकांश गुस्से में बोला, शादी तो हम उससे ही करेंगे, इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये बोलकर वो भेड़िया बन जाता है और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर चमगादड़ों की लोक में स्थित काली हवेली में एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। हवेली के खंडहरों में सर्द और उदास हवा की लहरें महसूस हो रही थीं, जैसे वे अपने भीतर किसी गहरे और अनकहे रहस्य को समेटे हुए हों। हवा में हल्की सी सिहरन थी, जो मानो किसी दूरस्थ अंधेरे संकेत की ओर इशारा कर रही हो, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उस स्थान पर अपना अधिकार जमा लिया हो। चमगादड़ों के छोटे छोटे झुंड अपनी घनी छांव में समा चुके थे। उनकी गहरी और गूंजती हुई आवाजें हवेली की खामोशी को और भी रहस्यमय बना रही थीं। यह आवाजें ऐसी लगती थीं जैसे वे किसी अपरिचित स्थिति की गवाही दे रही हों, एक संकेत कि कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो उस समय और स्थान से परे हो। चारों ओर गहरी सन्नाटा पसरी हुई थी, लेकिन उस सन्नाटे में एक अपूर्व तकरार भी थी, जो इस बात का एहसास करा रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, कभी भी, कहीं भी। हर दीवार, हर कोना और हर मुंह क्षण जैसे एक सजीव चेतावनी के रूप में अपना कड़ा संदेश दे रहे थे। हवेली की सीढ़ियों पर गूंजती हुई आवाज, जेनिफर, जेनिफर, जैसे किसी घबराई हुई लड़की का नाम पुकार रही हो। सीढ़ियों से एक लड़की दौड़ते हुए ऊपर आ रही थी, उसके काले कपड़े हवा में लहराते हुए जैसे अंधेरे को चीरते हुए बढ़ रहे हों। उसकी आवाज में घबराहट थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो, या फिर कोई उसे बचाने के लिए उसे बुला रहा हो। वहीं सीढ़ियों के थोड़ा दूर एक अंधेरे कमरे में शांति और गहरी चुप्पी छाई हुई थी। कमरे में खिड़कियां नहीं थीं, जिससे कमरे में हल्की सी भी रोशनी नहीं आ रही थी। कमरे का वातावरण घना और रहस्यमय था। किंग साइज बेड के पास कई बड़े वार्डरोब खड़े थे, जो मानो पुराने दिनों के खौफनाक राजों को अपने अंदर दबाए हुए हों। लेकिन सबसे दिलचस्प और अजीब दृश्य था उस कमरे में बैठी लड़की का। वह लड़की सीधे सामने रखे विशाल शीशे में खुद को देख रही थी। उसकी आंखें उस शीशे में समाये अपनी परछाई में थीं, और चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी, जो किसी अनकहे रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। उसकी मुस्कान न तो खुशी की थी, न ही दुख की, बस कुछ ऐसा था जो उस लड़की के मन में चल रहा था, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। हालांकि वह दूसरे लड़की की पुकार सुन रही थी, फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे वह किसी और ही दुनिया में खोई हुई हो। उस शीशे में अपनी छवि को देखते हुए उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो दूसरी लड़की के घबराए हुए आवाज से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। वो मुस्कान जैसे उसकी खुद की दुनिया से जुड़ी हुई हो, एक गहरी, खामोश और भयावह दुनिया। वो लड़की चिल्लाते हुए कमरे के अंदर आती है और हौंफते हुए बोली, जेनिफर, तुम यहाँ मेकअप कर रही हो वहाँ? अधिकांश। वो लड़की इतना ही बोल पाई थी कि तभी जेनिफर अपने होठों पर लिपस्टिक लगाते हुए धीरे से बोली, शांत हो जाओ एमी, थोड़ी सांस तो ले लो। जेनिफर मिरर में खुद को देखते हुए बोली, जेनिफर, तुम सुनोगी ना तो तुम भी शांत नहीं रह पाओगी। तुम पता है अधिकांश, यही ना कि अधिकांश की शादी किसी इंसानी लड़की से हो रही है। जेनिफर एनी के कहने से पहले उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुमको पता है जेनिफर, फिर भी तुम यहाँ शांत बैठी हो। एनी हैरानी से बोली, एनी तुम भूल रही हो मैं जेनिफर हूँ। मुझे हर बात की खबर रहती। मुझे तो इतना भी पता होता है कि अधिकांश ने आज खाना क्या खाया है। जेनिफर मुस्कुराते हुए बोली, तो क्या तुम कुछ करोगी नहीं जेनिफर? मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है एनी, जो करेगा वो अधिकांश करेगा। वो मेरे प्यार में इतना पागल है कि वो ये शादी नहीं करेगा, और अगर कर भी लेता है तो। ये बोलकर जेनिफर चुप हो जाती है। तो क्या जेनिफर, तो तुम क्या करोगी? देखो एनी, अगर वो उस इंसानी लड़की से शादी करेगा तब भी मेरा ही फायदा है, और नहीं करेगा तभी मेरा ही फायदा है। वो कैसे जेनिफर? एनी हैरानी से बोली, वो तुम देखती जाओ एनी। इतना बोलकर जेनिफर मुस्कुराने लगती है। इधर अधिकांश विक्की के साथ उस लड़की से मिलने जा रहा था जिससे उसकी शादी की बात हो रही है। आज हम कहाँ जा रहे हैं? वक्त ने कहा, 100 साल पहले तक कार नहीं आई थी, इसलिए वो दोनों बगी में बैठे थे। अधिकांश भेड़ियों का राजकुमार था और आने वाले समय का राजा, इसलिए उसकी बात ही अलग थी। अधिकांश बगी से बाहर देखते हुए बोला, पापा ने जो बिगाड़ा है उसको ठीक करने। मतलब? विक्की ने पूछा। मतलब ये कि मैं ये शादी तो गलती से भी नहीं करूंगा, और इसका कारण तुम अच्छे से जानते हो। हाँ, जानता हूँ, विक्की ने मुंह बनाते हुए बोला।
जब इंसान के सामने अच्छा खाना हो और फिर भी वो घास खाए तो क्या ही कर सकते हैं। ये अंधा हो गया है उस जेनिफर के प्यार में, इसको ये नहीं दिख रहा है कि वो करना क्या चाहती है, विक्की ने मन में कहा। कुछ देर बाद वो दोनों एक बगीचे में आते हैं। चीफ, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, विक्की ने पूछा। मैंने अपने खबरियों से पता करवाया है कि वो लड़की धरा इस वक्त यहाँ आती है, अधिकांश ने कहा। अच्छा, ये भी पता करवा लिया आपने, विक्की हैरानी से बोला। तुम भूल रहे हो हम अधिकांश सिंह शेखावत हैं, हमें कोई बात पता लगाने में वक्त नहीं लगता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तब भी ये नहीं दिख रहा है कि वो जेनिफर आपका काट रही है, विक्की ने धीरे से कहा। क्या कुछ कहा तुमने विक्की, अधिकांश उसको देखते हुए बोला। नहीं तो चीफ, मैंने कुछ नहीं कहा, विक्की डरते हुए बोला। अधिकांश विक्की को घूरते हुए बोला। वक्त, क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा वक्त अच्छे से बीते? क्या तुम अभी इस वक्त सही सलामत घर नहीं जाना चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं कहा, विक्की हकलाते हुए बोला। वो तो सब जानता हूँ, पापा को जेनिफर के बारे में किसने बताया ये भी बहुत अच्छे से पता है मुझे। अचानक से अधिकांश की आंखें लाल हो जाती हैं और वो वक्त की गर्दन को पकड़ने वाला था कि तभी उसको किसी की हंसने की आवाज़ आती है। अधिकांश उस तरफ देखता है जहां से आवाज़ आती है। वो और विक्की आंखें बड़ी करके सामने देख रहे थे। सामने कुछ दूरी पर एक लड़की थी जो बच्चों के साथ खेल रही थी। उसकी हंसी की आवाज़ जैसे हवा में घुलकर चारों ओर फैल रही थी। उसकी खूबसूरती में कुछ खास था। उसके चेहरे पर एक नर्म, शांति भरी मुस्कान थी जो हर किसी को आकर्षित कर रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे गहरे पानी के तालाब की तरह थीं, जिसमें कोई भी खुद को खो सकता था। उसके लहराते बाल सूरज की किरणों में जैसे सोने की तरह चमक रहे थे। एक हल्की सी चपलता थी उसकी चाल में, जैसे हवा में उड़ता हुआ कोई तितली। वो बच्चों को चॉकलेट दे रही थी और उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ रही थी। उसकी सूरत में ऐसी मासूमियत और ममता थी कि हर किसी की निगाहें उसी पर ठहर जाती थी। उसका हर कदम जैसे एक नई कहानी कहता था। लड़की के चेहरे पर मासूमियत और आत्मविश्वास का एक अद्भुत संतुलन था। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान हमेशा रहती, जैसे दुनिया की सारी खुशियां उसी के पास समेटी हुई हों। उसकी त्वचा जैसे दूध से भी ज्यादा नरम और चमकदार थी, जो सूरज की किरणों में और भी खूबसूरत दिखती थी। उसके चेहरे के नैन नक्श इतने सटीक थे कि हर कोई देखता ही रह जाता था। विक्की और अधिकांश अभी भी उसे उसी हैरत से देख रहे थे। वो लड़कियां और लड़के जो उसके चारों ओर खेल रहे थे, उसकी तरफ एक अलग ही सम्मान और प्यार से देख रहे थे। हर बच्चा उसके पास आकर उसे अपनी छोटी छोटी कहानियां सुना रहा था और वो बड़ी ध्यान से सुन रही थी, जैसे बच्चों की खुशी ही उसकी अपनी खुशी हो। उसकी आंखों में ऐसी गहरी समझ थी जो बहुत कम लोगों में होती है। विक्की ने अधिकांश से धीरे से कहा, कितनी प्यारी है वो। अधिकांश ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उस लड़की के चेहरे से हट नहीं रही थीं। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ खास है उस लड़की में, जो वो सभी को इतनी आसानी से अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। लड़की के साथ बच्चों की मासूमियत और उसकी सुंदरता का अद्भुत मेल था, जो चारों ओर एक अलग सी ऊर्जा फैला रहा था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे आसपास का हर माहौल उससे और भी सुंदर हो गया हो। जैसे जैसे अधिकांश उस लड़की को देख रहा था, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह एहसास क्या था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अधिकांश को बेमन से भी अट्रैक्टेड कर रहा था। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया की रौनक उस लड़की के चेहरे पर समेटी हुई हो। उसका दिल गहरी अजनबियत के साथ उसकी तरफ खींच रहा था, जैसे किसी अजीब सी तटस्थता में बंधा हुआ हो। विक्की के शब्दों ने अधिकांश को और भी बेचैन कर दिया था। क्या आप भी देख रहे हो? विक्की ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। अधिकांश ने न चाहते हुए भी सिर हिलाया, लेकिन उसकी नज़रें अब भी उस लड़की पर थीं। उसकी धड़कनें कुछ तेज हो गई थीं और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी अजनबी से कुछ अनकही शब्द सुनने की उम्मीद कर रहा हो, जो शायद उसे कभी न मिले। वो खुद भी नहीं जानता था कि ये भावना सिर्फ एक पल की है या कुछ और, मगर जब उसने उस लड़की को बच्चों के साथ खेलते हुए देखा, उसकी मासूमियत और सादगी में बसी खुशी ने उसकी पूरी दुनिया को जैसे एक नया आयाम दे दिया था। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया उस लड़की की मुस्कान के इर्द गिर्द घूमने लगी हो। इस अनजाने एहसास ने अधिकांश को असहज कर दिया था, लेकिन वो खुद को उससे दूर नहीं कर पा रहा था। उसके दिल में कुछ था जिसे वो नाम नहीं दे सकता था, बस ये समझ पा रहा था कि यह पहली बार है जब किसी के पास देखे बिना वो अपना ध्यान नहीं रख पा रहा था। धरा एक ऐसी लड़की थी जिसकी मासूमियत और सरलता में कुछ खास था। उसकी आंखें जैसे गहरे आकाश की तरह चमकती थी
और उसकी मुस्कान में ऐसी कोमलता थी जो दिल को सुकून देती थी। वो पूरे मोहल्ले में अपनी स्वीटनेस और जेनरोसिटी के लिए जानी जाती थी। आज भी कुछ बच्चों के साथ खेलते हुए वो खुश थी, उनका मनोरंजन कर रही थी और उन्हें चॉकलेट बांट रही थी। उसकी हर हरकत में एक तरह की नरमियत थी जो किसी भी दिल को छू सकती थी। धरा की लंबे लहराते बालों में सूरज की किरणें जैसे खेल रही थीं। उसका चेहरा निर्दोष था, जैसे एक नई सुबह की ताजगी, और उसकी हंसी जैसे ठंडी हवा के झोंके की तरह मन को शांति देती थी। वो हर किसी से मिलते वक्त इतने सादगी से बात करती कि सामने वाला उसे न चाहकर भी अपनी ओर आकर्षित हो जाता। उसकी उपस्थिति में एक नर्म सी शक्ति थी जो लोगों को सहज और स्वाभाविक रूप से अपने करीब महसूस कराती थी। अधिकांश और विक्की जो उसे दूर से देख रहे थे, दोनों ही उसकी मासूमियत और सुंदरता में खो गए थे। विशेष रूप से अधिकांश, जिसकी दुनिया काफी अलग थी, अब अचानक महसूस कर रहा था कि कुछ है जो उसे धरा से जोड़े जा रहा था। वह लड़की जो बच्चों के साथ खेल रही थी किसी दूसरी दुनिया की प्रतीत हो रही थी, एक ऐसी दुनिया जो उसकी खुद की बर्बाद हो चुकी दुनिया से बहुत अलग थी। अधिकांश आज धरा को शादी के लिए मना करने आया था, लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा, उसके शब्द जैसे गले में अटक गए। धरा अपने आप में खोई हुई थी। अधिकांश को लगा जैसे वो किसी और दुनिया से हो। उसकी नज़रें, उसकी मुस्कान, उसकी आत्मीयता, सब कुछ ऐसा था जो उसे खुद से भी अजनबी सा महसूस करवा रहा था। वो धरा के पास पहुंचते हुए अपनी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा उथल पुथल मच रही थी। उसे लगा कि जो काम वो करने आया था वो अब असंभव सा लगने लगा है। उसकी आंखों में वो सादगी, वो चमक और वो मासूमियत कुछ ऐसी थी जिससे अधिकांश का दिल बैठने लगा था। उसने सोचा था कि वो उसे कुछ सख्त शब्द कहेगा, लेकिन धरा को देखकर उसके मुंह से कुछ नहीं निकल पा रहा था। धरा ने हंसते हुए बच्चों को चॉकलेट दी और उसकी मुस्कान ने अधिकांश को और भी उलझन में डाल दिया। वो जानता था कि उसकी दुनिया और धरा की दुनिया अलग थी, फिर भी उसे यह एहसास हुआ कि वो लड़की किसी भी औरत से कहीं ज्यादा अलग और कहीं ज्यादा खास थी। वो कुछ कहने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उसके शब्द जैसे टूटकर गिर जाते थे। आखिरकार वो बस खड़ा रहा, धरा को देखते हुए, और उसकी मासूमियत में खो जाता था। विक्की ने देखा कि अधिकांश धरा की सुंदरता में खोया हुआ था, जैसे उसकी नजरें धरा से हट ही नहीं रही थीं। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और वो बिना कुछ कहे बस धरा को देखे जा रहा था। विक्की ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और चुपके से कहा था न मैंने, लड़कियां ऐसी ही होती हैं, आप तो बस देख ही रहे हो। कुछ कहने का भी सोचा था या बस खड़े रहकर उसे निहारोगे? अधिकांश ने विक्की की बात सुनी, लेकिन वो अब भी धरा की ओर देखता रहा। विक्की ने अपनी हंसी रोकते हुए फिर कहा, क्या बात है एस, लगता है आपका दिल तो बड़ा परेशान हो गया है। सीधे कह दो न कि शादी के लिए मना करने की कोशिश कर रही हूँ या अपना दिल हारने की। अधिकांश ने एक गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में झलकती बेचैनी और उलझन विक्की से छुपी नहीं रही। वो मुस्कराते हुए बोला, चुप कर यार, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। विक्की ने मजाक करते हुए कहा, चलो अब समझ में आ रहा है कि भेड़ियों को भी पहली नज़र में प्यार हो जाता है। अब उसी के जाल में फंसा है। अब आप खुद को कैसे बचाएंगे ये तो देखना होगा। अधिकांश ने सिर झुकाकर उसे नजरअंदाज किया, लेकिन उसकी नजरें अब भी धरा पर टिकी हुई थीं, जैसे उसका दिल उसके खिलाफ किसी लड़ाई में हार चुका हो। अधिकांश को देखकर लगता था जैसे वो कुछ खो चुका था, लेकिन अब उसे धरा के सामने आने पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अचानक कुछ पा चुका हो। वो जिस गहरी सोच में डूबा हुआ था, धरा के सामने आते ही उसकी सारी उलझनें जैसे चुपचाप दूर हो गई थीं। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक अनदेखा सा आकर्षण जो वो पहले कभी महसूस नहीं कर पाया था। जेनिफर के साथ वो हमेशा सुरक्षित महसूस करता था, एक दोस्ती जो समय के साथ आदत बन गई थी। मगर धरा के सामने उस पूरी दुनिया का रंग बदल चुका था। धरा की मासूमियत, उसकी हंसी, उसकी हल्की सी मुस्कान, ये सब कुछ ऐसा था जो उसकी आत्मा को छू रहा था। वो जानते हुए भी, धरा के पास रहते हुए, उसकी दुनिया एक नई रोशनी में झलकी। जो कुछ उसने जेनिफर के साथ महसूस किया था वो अब कुछ अधूरा सा लग रहा था। धरा के साथ कुछ अलग था, एक जादू, एक ताजगी जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी। दिल में गहरी बेचैनी और एक ताजगी थी, जैसे वो पहली बार अपने अस्तित्व का असली अर्थ समझ पा रहा हो। धरा के सामने शब्द भी जैसे छोटे पड़ गए थे। वह चाह कर भी कुछ नहीं कह पा रहा था। उसे सिर्फ यह महसूस हो रहा था कि इस पल में, इस लड़की में कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, और शायद यही वह मौका था जब उसे अपनी असल भावनाओं का सामना करना था।
विक्की ने अधिकांश को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं दिखा था। उसकी चुप्पी, उसकी उलझन, सब कुछ विक्की से छुपा नहीं रह सका। वो हंसते हुए थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोला, क्या हुआ ऐस? इतना सोच रहे हो? कुछ बोलो। चलिए, धरा जी को मना कर दीजिए। आप तो जेनिफर को पसंद करते हैं ना, फिर ये सारी घबराहट क्यों? अधिकांश ने विक्की की तरफ नजर उठाई, लेकिन उसकी आंखों में जैसे कुछ और ही था। वो जानता था कि विक्की मजाक कर रहा था, लेकिन उसकी बातों ने उसे और उलझा दिया। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। जेनिफर के बारे में सोचते हुए वो कभी भी ऐसा महसूस नहीं करता था जैसे अब धरा को देखकर महसूस कर रहा था। विक्की ने उसकी खामोशी को और महसूस करते हुए कहा, क्या बात है ऐस? आपको तो हमेशा भरोसा था कि आप जेनिफर के साथ ही खुश रहोगे, तो अब ये नए मूड क्यों? या फिर कुछ और हो गया है? अधिकांश ने गहरी सांस ली और फिर हल्के से कहा, मैं खुद नहीं जानता विक्की, बस कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। विक्की ने उसकी बातों को पूरी तरह से समझते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर समझ गए, आप जेनिफर के बारे में नहीं, धरा के बारे में सोच रहे हो। अधिकांश चुप रहा, क्योंकि अब वो पूरी तरह से जान चुका था कि विक्की सही कह रहा था, फिर भी उसका दिमाग मानने को तैयार नहीं था। धरा ने देखा कि वो दोनों उसे लगातार देख रहे थे और उनकी चुप्पी में कुछ ऐसा था जो उसे थोड़ा असहज कर रहा था। वो कुछ समझ पाती, इससे पहले ही उसने फैसला किया कि वो खुद ही उनके पास जाकर पूछेगी। वो धीरे धीरे उनके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? विक्की ने तुरंत हल्का सा मुस्कुराया और कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रहे थे। उसकी आवाज में हल्की चंचलता थी, जैसे वो मजाक कर रहा हो, लेकिन अधिकांश की चुप्पी से यह साफ था कि वो कुछ और सोच रहा था। अधिकांश, जो विक्की का बॉस था, उसके लिए ये स्थिति थोड़ी कठिन थी। वो खुद को काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धरा की मासूमियत और खूबसूरती ने उसे कुछ ज्यादा ही सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे धरा के बारे में क्या कहना चाहिए या क्या महसूस कर रहा था। धरा ने थोड़ा और करीब आकर पूछा, आप दोनों कुछ कह रहे थे या फिर मुझे ही घूर रहे थे? अधिकांश ने उसकी आंखों में झांका, फिर हल्का सा सिर झुका लिया और चुपचाप जवाब दिया, नहीं, बस कुछ नहीं। विक्की ने एक बार फिर मजाक करते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रहे थे। लेकिन इस बार अधिकांश की चुप्पी ने धरा को समझा दिया कि कुछ और था, लेकिन वो इसे व्यक्त नहीं कर पा रहा था। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर कुछ होता तो बता देना। अधिकांश अब भी चुप था, क्योंकि वह जानता था कि धरा से खुले तौर पर बात करना उसके लिए आसान नहीं था, और अपनी भावनाओं को वो अभी तक पूरी तरह से समझ भी नहीं पा रहा था। अधिकांश और विक्की दोनों चुपचाप हवेली की ओर लौट रहे थे। रास्ते में न तो कोई बात हुई, न कोई सवाल। अधिकांश के मन में अजीब सी बेचैनी थी, एक उलझन जो उसे धरा से मिलने के बाद महसूस हो रही थी। उसने खुद से कहा था कि वो धरा को शादी के लिए मना करेगा, लेकिन अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी सारी सोच बदल चुकी थी। विक्की, जो उसकी खामोशी को समझ रहा था, उसके पास आया और बोला, क्या हुआ ऐस? धरा को मना नहीं किया आपने, क्या सोच रहे हो आप? अधिकांश ने सिर झुकाया और गहरी सांस ली। वो अब भी धरा की मासूमियत, उसकी हंसी और उस अजीब से खिंचाव को भुला नहीं पा रहा था। मैं नहीं जानता विक्की, उसने धीरे से कहा, मैं जिस काम के लिए गया था, अब वो करने का मन नहीं कर रहा। विक्की ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, क्या? आप तो कह रहे थे कि जेनिफर से ही शादी करोगे, तो अब धरा के बारे में क्या सोच रहे हो? अधिकांश ने एक लंबी चुप्पी तोड़ी और फिर बोला, जेनिफर के साथ जो था, वो अब सब अलग लग रहा है। धरा से मिलने के बाद अब लगता है कुछ और है, जो मैं समझ नहीं पा रहा। विक्की ने समझाया, एस, अगर आप खुद को ऐसे उलझा लोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब आपको जो भी महसूस हो उसे समझो। लेकिन अधिकांश को ये समझने में समय लग रहा था कि वो धरा से जो महसूस कर रहा था वो जेनिफर से कभी नहीं हुआ। उसका मन कहीं न कहीं धरा की ओर खींच रहा था, लेकिन वो इस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। हवेली पहुंचते ही वो दोनों खामोशी से अंदर गए। अधिकांश का मन पूरी तरह से उलझा हुआ था और विक्की ने उसकी खामोशी को देखते हुए उसे अकेला छोड़ दिया। वो जानता था कि यह कोई आसान फैसला नहीं था, लेकिन वो चाहता था कि अधिकांश खुद समझे कि उसे क्या करना है। फ्लैशबैक खत्म। चांद की मंद रोशनी में अधिकांश खड़ा था और एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। हवेली की खामोशी में जैसे समय ने उसे फिर से अपने अतीत में वापस खींच लिया था। वो अपनी आंखें बंद करता
और अचानक 100 साल पुरानी एक याद उसके मन में ताज़ा हो गई। धरा, वो लड़की जो उसके जीवन का एक अहम हिस्सा रही थी, लेकिन वक्त और हालात के चलते दूर हो गई थी। धरा, उसने धीरे से कहा, जैसे उसका नाम उसे किसी गहरे जादू की तरह छू रहा हो। वो याद कर रहा था जब वो और धरा साथ होते थे, वो मासूमियत, वो प्यार, वो सादगी जो उसने कभी नहीं महसूस की थी। उस वक्त की हवा, उस वक्त की धड़कनें, सब कुछ उसे याद आ रहा था। धरा के साथ बिताए पल, उसकी हंसी, उसकी आंखों में वो सच्चाई, सब कुछ अब उसे अपने दिल में एक खामोशी सी महसूस हो रही थी। 100 साल पहले वो और धरा एक दूसरे के साथ हर दिन जीते थे। उनका प्यार सच्चा था, लेकिन समय के साथ जीवन की मुश्किलों ने उन्हें अलग कर दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि समय की नज़रें इतनी बेरहम हो सकती हैं। और आज, इतने सालों बाद, धरा का चेहरा, उसकी मुस्कान और वो आत्मविश्वास जैसे उसकी जिंदगी में फिर से लौट आया था। वो याद कर रहा था कैसे धरा ने उसे पहली बार अपनी मासूमियत से जीता था, कैसे उसकी आंखों में कोई गहरी उम्मीद थी। लेकिन उस वक्त वो सिर्फ अपनी दुनिया में खोया हुआ था। अब, इतने सालों बाद, वो समझ रहा था कि धरा के साथ जो पल उसने बिताए थे, वे सिर्फ एक खूबसूरत सपना नहीं थे, वो असल जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा थे। क्या मैं उसे फिर से पा सकता हूँ? उसने अपने दिल से पूछा, लेकिन जवाब कहीं से नहीं आया। वो अब भी उस पुराने प्यार को याद कर रहा था, जिसे वो समय के साथ खो चुका था। धरा उसके जीवन का हिस्सा थी, और वो हर दिन अपने अतीत से जोड़ने की कोशिश कर रहा था, जो अब सिर्फ यादें बन चुकी थी। वो चांद की रोशनी में अपनी पुरानी गलियों में खो गया था, जैसे वो 100 साल पहले का वही व्यक्ति हो, जो कभी धरा के साथ हर पल जीता था। उसे समझ में आ रहा था कि अतीत को भुलाना आसान नहीं था, और नहीं वर्तमान में अपनी भावनाओं को समेटना उतना आसान था। लेकिन एक चीज साफ थी, धरा ने उसके दिल में एक स्थायी जगह बनाई थी, जो कभी भी नहीं मिट सकती थी। सुबह का समय था और रघुवंशी विला में सारा माहौल शांत था। सूरज की पहली किरण धीरे धीरे कमरे में घुस रही थी। तनुजा जी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाते हुए बड़ी सावधानी से प्लेटें सजा रही थी। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच थी, जैसे किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने की चिंता हो। वो एक एक चीज को सही तरीके से सजा रही थी, ताकि नाश्ता समय पर और सही तरीके से हो। तभी उन्होंने गिरीश से सख्त लहजे में कहा, जाओ, उस लड़की को काल कोठरी से निकाल लाओ। इससे पहले कि उसका बाप नाश्ता करने आ जाए, उसे बाहर भेज दो। गिरीश ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया और तुरंत बाहर जाने लगा। वो जानता था कि तनुजा जी का आदेश बिना किसी देरी के पूरा करना जरूरी था। अगर यह काम देर से हुआ, तो फिर बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता था, और वह जानता था कि तनुजा जी को गुस्सा नहीं आना चाहिए। तनुजा जी ने एक पल के लिए चुप्पी तोड़ी और फिर अपने काम में लग गई। उनका ध्यान अभी भी उस लड़की पर था, जो काल कोठरी में बंद थी। वो सोच रही थी कि अगर अधिराज जी नाश्ता करने आ गए, तो फिर सब कुछ खराब हो सकता है। उनकी आंखों में एक गहरी सोच थी, जैसे वो किसी योजना के बारे में सोच रही हों। तनुजा जी को पता था कि इस समय सब कुछ ठीक होना चाहिए। उन्होंने गिरीश को जाने का इशारा किया और खुद अपने काम में लग गई। उनके मन में कुछ और विचार थे, लेकिन वो अब इस पल को किसी भी तरह न खोने देना चाहती थी। गिरीश तेजी से कोठरी के पास पहुंचा और बिना वक्त गवाए उसने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन उसकी आंखें उस अंधेरे में भी पूरी तरह से सेट थीं। वो जल्दी से भीतर दाखिल हुआ और अधिरा की ओर मुड़ा। दीदी, चलो, गिरीश ने धीमी आवाज में कहा, बड़ी मालिक ने नाश्ते के लिए बुलाया है। अधिरा, जो पहले से ही बंद कोठरी में बेताब बैठी थी, उसकी आवाज सुनते ही कुछ देर के लिए चौंकी, फिर धीरे से उठी। उसके चेहरे पर वो घबराहट और ताजगी दोनों थी, जैसे वो किसी बुरे ख्वाब से बाहर निकलकर एक नए दिन का सामना कर रही हो। गिरीश ने एक बार फिर जल्दी से कहा, जल्दी करो दीदी, मालिक को गुस्सा मत दिलाना। अधिरा ने सिर झुका लिया और फिर धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ी। उसके कदमों में वह धीरे धीरे बढ़ने की मजबूरी थी, लेकिन वह जानती थी कि अगर समय पर न पहुंची, तो फिर शायद कोई परेशानी खड़ी हो सकती है। गिरीश ने दरवाजा बंद करते हुए एक नज़र डाली और फिर दोनों बाहर की ओर बढ़ गए, जहां नाश्ते की तैयारी हो रही थी। जब गिरीश और अधिरा हॉल में आए, तो अधिरा की नज़र सीधा डाइनिंग टेबल पर पड़ी, जहां अधिराज जी नाश्ता कर रहे थे। उनका चेहरा बिना किसी भावनाओं के था, और उनकी आभा से ही एक सख्त व्यक्तित्व की छवि झलक रही थी। अधिरा थोड़ी देर के लिए चुपचाप खड़ी रही, जैसे कुछ सोचने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अचानक अधिराज जी ने उसकी तरफ एक तिरछी नज़र डाली। उनकी आंखों में वो कठोरता थी, जो अधिरा अच्छी तरह से जानती थी।
बिना किसी हिचकिचाहट के अधिराज जी ने अपनी आवाज को गहरा और ठोस रखते हुए कहा, बैठो, नाश्ता करो। अधिरा को उनकी आवाज में कोई विरोध करने की जगह नहीं दिखी। वो जानती थी कि अगर उसने कुछ और कहा या किसी तरह की देर की तो इसका नतीजा उसके लिए ठीक नहीं होगा। उसने धीरे से सिर झुका लिया और चुपचाप नाश्ते की ओर बढ़ी। गिरीश भी एक कदम पीछे हटते हुए खड़ा हो गया, क्योंकि वह जानता था कि अब अधिरा का अगला कदम अधिराज जी के आदेश पर निर्भर करेगा। अधिरा ने धीरे से एक कुर्सी खींची और बैठ गई। वो जानती थी कि इस समय उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। अब उसे बस अधिराज जी के सामने चुपचाप नाश्ता करना था, जैसे हर दिन का एक सामान्य हिस्सा हो। डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा पसरा हुआ था। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अधिराज ने एक गहरी और तीखी नज़र से अधिरा को घूरते हुए कहा, तुमने मिस्टर कक्कड़ की फैक्ट्री को क्यों जलाया? अधिरा की सांसें थम सी गईं, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में चुप्पी थी, लेकिन उसकी सोच भारी थी। वो जानती थी कि इस सवाल के पीछे कई राज छिपे हो सकते हैं। अधिराज की आवाज में गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक खामोश ताज्जुब भी था। अधिरा ने उसे कुछ नहीं कहा, बस अपनी जगह पर बैठी रही। सन्नाटा कुछ और गहरा गया, और इस सवाल के वजन ने कमरे में अजीब सा दबाव बना दिया था। अब अधिरा को जवाब देना ही था, लेकिन वो जानती थी कि ये जवाब अधिराज जी को भी पता है। तनुजा हैरानी से बोली, आप बोलना क्या चाहते हैं? इसका मतलब मिस्टर कक्कड़ की फैक्ट्री अधिरा ने जलाई है? उसकी आवाज में चौंकने का एक स्पष्ट असर था, और वो अधिरा की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे ये सब कुछ समझ पाना उसके लिए एक बड़ा सवाल बन गया हो। अधिराज ने तनुजा की हैरान आंखों में बेताबी और उलझन देखी। उन्होंने फिर से अधिरा को घूरते हुए वही सवाल दोहराया, तुमने ही जलाई है न? इस बार अधिरा ने अपनी नजरें नीची कर ली। वो आराम से अपना नाश्ता करते हुए बिना डरते हुए सपाट से बोली, हाँ, मैंने जलाया है। उसकी आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, जैसे यह बात उसने पहले ही अपने दिल में तय कर ली थी। कमरे का माहौल एकदम बदल गया। तनुजा और अधिराज दोनों अवाक थे। तनुजा तो बस उसे घूरती रह गई, जबकि अधिराज के चेहरे पर गुस्से और हैरानी का मिला जुला असर था। अधिरा ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, पर हाँ, मैं जिम्मेदार हूँ। उसकी आंखों में एक अजीब सा सेल्फ कॉन्फिडेंस था, जैसे उसने अपने फैसले से खुद को समझ लिया हो, और अब किसी से भी डरने की जरूरत नहीं थी। अधिरा का जवाब सुनकर अधिराज का गुस्सा बुरी तरह से भड़क उठा था, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा उन्हें अधिरा की बेशर्मी पर आ रहा था। अधिराज साफ देख सकते थे कि अधिरा की आंखों में किसी भी तरह का डर नहीं था, न तो पछतावा, न कोई खेद। वह बिल्कुल शांत, निश्चिंत और सेल्फ कॉन्फिडेंस थी। अधिराज का संयम अब टूट चुका था। वह अचानक से खड़े हो गए, उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, और उनके शब्द फूट पड़े, क्यों किया तुमने ऐसा? उनकी आवाज में गुस्से और निराशा का मिला जुला असर था, जैसे वो यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि एक लड़की ऐसा कदम उठा सकती है। उनका क्रोध इस बात पर था कि अधिरा ने बिना किसी डर के अपने एक्ट को स्वीकार किया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई अधिरा की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था, लेकिन अधिरा का चेहरा अब भी अनपर्टर्ब्ड था, जैसे उसे किसी की परवाह ही न हो। अधिरा ने नाश्ते का एक कौर मुंह में डालते हुए बिना किसी हड़बड़ी के पूरी शांतता से कहा, उन्होंने आपकी बेइज्जती की थी। अगर उन्हें हमारी कंपनी के साथ काम नहीं करना था तो वो इसे सीधे न कह सकते थे, लेकिन उन्होंने धोखा दिया और उस पार्टी में आपको जानबूझकर नीचा दिखाने की कोशिश की। ये उनका अपना निर्णय था। उन्होंने अपनी बर्बादी को खुद न्योता दिया था। अधिरा की आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वो पूरी तरह से साफ थी कि उसने जो किया वो सही था। उसकी आंखों में एक शैतानी मुस्कान उभर आई, जो इस बात का संकेत थी कि वह जानती थी कि जो कुछ भी उसने किया वह एक योजना का हिस्सा था। अधिराज इस जवाब को सुनकर सन्न रह गए। उनके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और उलझन का मिला जुला भाव था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की जो कुछ साल पहले एक मासूम सी बच्ची थी और अब देखो इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह सकती है। उसका आत्मविश्वास और उसकी बेशर्मी दोनों ने उन्हें झकझोर दिया था। उसकी मुस्कान और शांत आत्मविश्वास ने उन्हें एक पल के लिए निःशब्द कर दिया। कमरे का माहौल जैसे और भी गहरा गया था और दोनों के बीच का अंतर अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गया था। अधिराज अधिरा को हैरानी से देखते हुए बोले, बस इतनी सी बात पर तुमने उनकी लाखों और करोड़ों की फैक्ट्री जला दी। उनकी आवाज में गुस्से और अचरज का मिलाजुला असर था, जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अधिरा इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकती थी।
अधिराज का चेहरा तमतमाया हुआ था, उनकी आंखों में असमंजस और गुस्से के तूफान थे। क्या तुमने कभी सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकते हैं? उन्होंने कड़कते हुए पूछा। अधिरा का चेहरा अब भी शांत था, उसकी आंखों में वही शैतानी मुस्कान थी, जैसे उसे किसी भी बात का कोई फर्क न पड़ता हो। वो निश्चिंत तरीके से अपने नाश्ते का दूसरा कौर उठाते हुए बोली, हाँ, मैंने सोचा था। अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया हो, आपकी बेइज्जती की हो, तो क्या आपको अपनी इज्जत बचाने का कोई हक नहीं है? अधिराज को इस जवाब ने और भी चौंका दिया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। अधिरा का आत्मविश्वास और निर्भीकता उन्हें बुरी तरह से झकझोर रही थी। अधिरा का जवाब सुनकर अधिराज का गुस्सा थोड़ी देर के लिए शांत हुआ, लेकिन उनके भीतर की खींच अभी भी बरकरार थी। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर से अपनी जगह पर बैठ गए। अपनी कुर्सी पर आराम से बैठते हुए, नाश्ता करते हुए उन्होंने गंभीरता से कहा, तुमने जो किया वो गलत था। लड़की, जरूरी नहीं कि जो लोग हमारे साथ गलत करें, हम भी वही चीज उनके साथ करें। तुम्हारा तरीका बहुत गलत था। अधिराज की बात सुनकर अधिरा का गुस्सा और बढ़ गया। वह अपनी जगह पर खड़ी होते हुए तेज आवाज में बोली, हाँ, सही कहा आपने। लोग हमारे साथ हमेशा गलत करते रहे, हमें हमारे अपनों से दूर कर दे और हम बस अच्छे बने रहें, कुछ न करें। उसने गहरी सांस ली और फिर तेजी से बोली, आप बिल्कुल नहीं बदले हो। आप कुछ साल पहले भी ऐसे ही थे, जब मेरी मम्मा और मेरे भाई के साथ वो सब हुआ था। अधिरा तनुजा चिल्लाते हुए बोली, तुम नहीं समझोगी अधिरा। तनुजा की आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। तुम्हारे लिए शायद सब कुछ आसान था, लेकिन तुम्हारे पिता पर जो बीती है, तुम उसे कभी नहीं समझ सकती। तुम जानती हो कि इन्हें कितना कुछ सहना पड़ा, फिर भी इन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। अधिरा की आवाज में गुस्से की जगह अब दर्द था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे बेमानी थे, जैसे एक बहती नदी जिसे रोकना नामुमकिन था। वो तनुजा की ओर देखते हुए बोली, ओ अच्छा, ये दर्द में है इसलिए इन्होंने तुमसे शादी कर ली। मेरी माँ और मेरे भाई को मरे हुए 1 महीना ही हुआ था और मिस्टर रघुवंशी तुम्हें ले आए मेरी माँ की जगह पर। ये कहते हुए अधिरा की आंखों से आंसू बहने लगे। हर शब्द जैसे उसके दिल का एक हिस्सा तोड़ रहा था, लेकिन वो रुक नहीं सकती थी। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम पर क्या बीती है? तुम क्या जानोगी उस घड़ी को, जब हमें अपनी माँ और भाई को खोने का गम था और किसी ने हमें सहारा नहीं दिया। आंसू और गुस्सा दोनों ही उसकी आवाज में मिल गए थे, और वह बमुश्किल अपना दुख छिपा पा रही थी। अधिरा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और एक गहरी सांस ली। फिर उसने तनुजा की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी कठोरता थी, जैसे उसने अपनी पूरी शक्ति को एक साथ इकट्ठा किया हो। वो गुस्से में अधिराज की ओर मुड़ी और फिर तेज आवाज में बोली, मुझे इनके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी आवाज में अब एक ठंडक और दृढ़ता थी, जैसे उसने किसी चुपके से दबे हुए दुख को बाहर निकालने का फैसला किया हो। क्योंकि जिस दर्द को ये कभी नहीं समझ सकते, वही दर्द मेरे दिल में है। आप नहीं समझ सकते, आप कभी नहीं समझ पाएंगे। अधिरा ने एक कड़ी नज़र से अधिराज को देखा और फिर पूरी ताकत से कहा, मुझे मेरी लड़ाई खुद ही लड़नी है। अधिरा ने अपनी बात खत्म की और एक गहरी सांस लेते हुए वहां से जाने लगी। वो कुछ कदम ही बढ़ी थी कि अचानक उसे अधिराज की आवाज सुनाई दी। वह रुक गई और मुड़ी, उसकी आंखों में एक तीव्र गुस्सा था। अधिराज ने तकरार करते हुए कहा, तुम्हें पता है, ये जो तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी और गुंडागर्दी करती फिरती हो, और ये जो महंगे महंगे कपड़े पहनती हो, ये सब मेरा है। अधिरा के चेहरे पर एक कड़ा संघर्ष था। वो खड़ी रही, उसके भीतर का गुस्सा अब तकरीबन फटने को था। उसकी आंखों में जैसे एक नई लड़ाई की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन वह अभी भी चुप रही, क्योंकि उसे ये सब सुनकर अब और कुछ नहीं कहना था। अधिरा ने अधिराज को शांत नजर से देखा। उसकी आंखों में कोई डर या झिझक नहीं थी। उसने गहरी और दृढ़ आवाज में कहा, आपको जो समझना है, समझिए। आपकी नज़र में ये गलत है, पर ये अधिरा रघुवंशी का स्टाइल है, गलत के साथ गलत करने का। ये मेरा तरीका है न्याय करने का। उसके शब्दों में एक ठहराव था, जैसे उसने खुद को पूरी तरह से समझ लिया हो। अधिरा ने निश्चिंत होकर कहा, मैंने अपनी इज्जत और अधिकार साबित करने के लिए नहीं, बल्कि जो सही समझा वही किया। अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया, तो उसे उसी अंदाज में जवाब देना चाहिए। यही मेरा तरीका है, यही मेरा स्टाइल है। मुझे खेद है कि आपको पहले वाला जवाब पसंद नहीं आया। आइए, इसे फिर से बेहतर तरीके से लिखते हैं। अधिरा की बात सुनकर अधिराज का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने अधिरा को घूरते हुए अपनी आवाज में गहरी नफरत के साथ कहा, तो ठीक है, अब तुम मेरा भी न्याय और स्टाइल देख लो। तुम्हें बहुत शौक है ना अपनी लड़ाई खुद लड़ने का, तो जाओ,
जाओ और लड़ो अपनी लड़ाई, लेकिन मेरे पैसों के बिना। अधीरा ने एक पल के लिए अधिराज की बातों को सुना, फिर बिना किसी डर या झिझक के शांत और दृढ़ स्वर में कहा, आपका स्टाइल और न्याय क्या होता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे लोग सिर्फ बातों से हमें चुप नहीं करा सकते। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी, और यही मेरा तरीका है। फिर उसने ठंडे और कड़े शब्दों में कहा, और रही आपके पैसों की बात, तो ना मुझे पहले आपके पैसों की जरूरत थी और ना अब है। उसने एक आखिरी बार अधिराज को देखा और उसके चेहरे पर पूरी दृढ़ता थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह अपनी राह पर बढ़ गई। अब वह किसी के शब्दों या दबाव से प्रभावित नहीं होने वाली थी। उसके कदमों में पूरी ताकत और आत्मविश्वास था।